हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल होम एजुकेटर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? क्रैश कोर्स में मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ये है इसका पहला पार्ट। एंड इस चैप्टर को भी हम लोग सारे चैप्टर्स की तरह 2 घंटे में फिनिश करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझें एंड उसके बाद फिर आप अपने बोर्ड्स एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कॉपी कलम निकालिए, नोट्स बनाना शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है, इसमें हम लोग को सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। कौन चीज के बारे में? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, कि आखिर ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। एंड फिर इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम लोग पढ़ेंगे, फैराडे लॉ और लेंज लॉ। बहुत ही ज्यादा यूजफुल है अपने रियल लाइफ में भी। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स पे फोकस रखते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? ये अपना आइडिया है या अपना टॉपिक है। जैसा इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, जस्ट उसी तरीके का क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब वहां पे हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट एरिया के साथ क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर आइडिया? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? कि the dot product of magnetic field vector and area vector is called magnetic flux। नोट किया जाए इस बात को। अच्छा, एक और बात भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी गिवन एरिया, वो भी क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या याद रखना? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है? नोट किया जाए इस बात को। चलो नोट करते हैं जल्दी से। तो ये अपना डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड। दोनों डेफिनेशन को मैंने नोट कर दिया है। आप पहले वीडियो को पॉज करिए एंड सारे डेफिनेशन को पहले नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलो अब इस बात को हम लोग एक बार फिर से समझते। एक बात तो इसमें और याद रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसका यूनिट क्या है एंड ये कैसा क्वांटिटी है। इट मींस कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, हमको ये भी समझना है। तो आप याद रखिए मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इसका जो यूनिट है आप ऐसे फार्मूला से भी समझ सकते हो। नीचे वाला मिटा दे क्या? चलो नीचे वाला मिटाते। आप ये ऐसे भी याद रख सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर यूनिट सोचा जाए, क्या सोचा जाए? यूनिट। तो आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है या टकला होता है, जो बोलिए। एंड एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, यानी टेस्ला मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर यूनिट हो सकता है। बट एसआई यूनिट में हम लोग इसको बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं? वेबर। एसआई यूनिट जो है दैट इज वेबर, WEBER। एंड शॉर्ट में WB भी हम लोग लिख के छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये यूनिट हो गया। और याद क्या रखना है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या याद रखना है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स is a scalar quantity। ये याद रहेगा बात। What is magnetic flux? क्या इसका यूनिट है? क्या इसका मतलब कैसा क्वांटिटी है? क्लियर है? मतलब अगर कभी हमको 2 मैग्नेटिक फ्लक्स को जोड़ना पड़े, ज्यादा टेंशन की बात नहीं, सिंपल जोड़ देना। 5 + 2 7, खत्म। वेक्टर के तरह रिजल्टेंट सोचने का कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर आइडिया? आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर कि आखिर अगर इससे क्वेश्चन आया तो कैसे आएगा। हालांकि इससे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स से अगर आ जाए तो भी हम बनाना आपको सिखा देते। करना क्या है, बहुत ही आसान। 2 क्वेश्चन हम सिखाते हैं, 2 से ज्यादा मतलब ऐसे भी उसके आने का चांसेस नहीं है, बहुत ही लो चांसेस है उसके आने का। क्वेश्चन क्या है अपने पास? बहुत ही आसान सा, सरल सा, आसान सा, मुश्किल सा नहीं है, बच्चा टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ऐसा कोई मान लीजिए सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है। सर्कल नहीं लग रही तो अंडा बन गया। कैसा सरफेस है? सर्कुलर सरफेस है। एंड इस सर्कुलर सरफेस का जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ द सरफेस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड इस सरफेस से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसे ऐसे पास कर रहा है। ठीक है।
और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास कर रहा है तो उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है 10 टेस्ला। 10 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एंड जो सर्कुलर सरफेस है उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो हमको पता करना है मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। फाइंड क्या करना है, फाइंड दी मैग्नेटिक फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, पासिंग थ्रू दी सरफेस, पासिंग थ्रू दी सरफेस। एंड जो सरफेस है, द सरफेस इज on the plane of board, on the plane of board, बोर्ड के प्लेन पे है ऐसा हमको दिया हुआ और एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड भी बोर्ड के प्लेन में ही है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा है तो हम आपको बोलेंगे सॉल्यूशन में कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला है, क्या है फार्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट एरिया के साथ, या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एरिया का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। आप दोनों में से जो चाहे यूज कर सकते हो। मान लीजिए हमने दोनों ही लिख देना है, क्या दिक्कत है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एरिया का मैग्नीट्यूड कॉस का थीटा। तो थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का एंगल है। अगर मेरा प्लेन जो है द सरफेस, ये जो सर्कुलर सरफेस है ये किस पे है, प्लेन ऑफ पेपर पे या बोर्ड पे, यानी बोर्ड पे अगर ये है तो इसका एरिया जो होगा सरफेस के परपेंडिकुलर हमको लेना है, यानी ये ऐसे आ जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर निकलता हुआ या बोर्ड के अंदर उधर साइड जाता हुआ, आप जैसा भी ले लो। एंड मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे बोर्ड पे, तो दोनों के बीच का एंगल बन गया 90 डिग्री। तो cos 90 ने इस फ्लक्स को क्या बना दिया, 0। तो हम ये रीजन लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, वो तो 10 दिया ही हुआ है 10। एरिया लिख दीजिए आप पाई आर स्क्वायर की हेल्प से, पाई एंड 10/100 मीटर कर देंगे स्क्वायर। एंड cos 90 के कारण ये फ्लक्स क्या हो गया, 0। लेकिन अगर एंगल 90 नहीं होता तो हमको जो भी वैल्यू आता वो हम लोग लेते हैं। मतलब एंगल पे भी ध्यान देना, ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड दिया और मैग्नेटिक फील्ड का एंड इसका एरिया आप निकाल सकते हो तो दनादन मैग्नेटिक फील्ड का आंसर, फ्लक्स का आप आंसर निकाल दो, नहीं, एंगल पे भी फोकस करना जरूरी है। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक क्वेश्चन और कर ले, एक और करते हैं, मिटा दे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है अपने पास कि डायग्राम में एक मान लेते हैं कि सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है, ऐसे प्लेस्ड है इस टाइप से एक्स एक्सिस पे, और ये क्या है, वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस मान लीजिए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। यहाँ पे एक सिलेंडर प्लेस्ड है और इस सिलेंडर का जो लेंथ है, सिलेंडर का जो लेंथ है वो लेंथ आप ले लो कितना, 2 या 20 सेंटीमीटर। एंड यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज 10 सेंटीमीटर। एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, 2x i कैप। तो हमको पता करना है इस सिलेंडर से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, पासिंग थ्रू द सिलेंडर। निकाल सकते हो क्या? ट्राई कर लो, चाहो तो एक बार ट्राई कर लो, देख लो, 2-4-5 मिनट समय ले लो। कर लिया ट्राई, देखा जाए, चलो देखते हैं बना के। अगर हमको फ्लक्स निकालना है तो करना क्या है, देखिए कि 3 सरफेस हमको इसका दिखता है, इस सिलेंडर का। कोई भी अगर आप सिलेंडर देखिएगा तो उसका 3 सरफेस होगा, 2 सर्कल वाला सरफेस एंड एक कर्व्ड सरफेस। यानी ये मेरा फर्स्ट सरफेस है, ये मेरा सेकंड सरफेस और ये मेरा थर्ड सरफेस, ऐसा 3 सरफेस है। तो तीनों का फ्लक्स निकालेंगे और जोड़ेंगे। पहले सरफेस का जो फ्लक्स होगा φ1, पहले सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया का मैग्नीट्यूड, और फिर अच्छा इस सर्कल का रेडियस भी दिया हुआ है, सर्कुलर जो सरफेस है, इस सर्कुलर सरफेस का रेडियस आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बिना इसके तो काम नहीं हो पाएगा। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो हमने बोला फ्लक्स पहले सरफेस से जा रहा है, तो हमने बोला क्या, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड और cos थीटा चाहिए। अब इस सरफेस का जो एरिया होगा वो इसके परपेंडिकुलर हमको लेना है ऐसे,
एंड मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर की तरफ। इस पे बहुत ज्यादा हम लोग डीप में नहीं बात कर सकते हैं, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले चैप्टर में बताया आपको, पहले या सेकेंड पार्ट में है, उतना ध्यान नहीं है, किसी एक में होगा ही, आप देख लेना उसमें जाके, थोड़ा वहां पे और डिटेल में बताया गया। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का सॉरी एरिया का डायरेक्शन बाहर है इधर साइड, मैग्नेटिक फील्ड है उस साइड, यानी दोनों के बीच में एंगल है 180, तो थीटा मेरा 180 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है 2x, मतलब x एक्सिस पे ये डिपेंड कर रहा है, तो फर्स्ट सरफेस पे x का वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, तो हमने बोला उसके हिसाब से 2 टाइम्स x का वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, तो बाई का 100 हो गया, ठीक है। एंड एरिया पाई आर स्क्वायर की हेल्प से हमने निकाला, पाई एंड आर क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 का होल स्क्वायर एंड कॉस का एंगल हो गया 180 डिग्री, तो कॉस 180 का वैल्यू हो गया -1 एंड बाकी सब चीज को कैलकुलेट किया जा सकता है बहुत ही आसानी तरीके से। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50, पाई 10 और नीचे हो गया 2 जीरो और यहाँ पे 4 जीरो क्योंकि स्क्वायर है, तो 10⁻6, 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 पाई 10⁻⁻4, अच्छा यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस ड्यू टू कॉस 180 डिग्री, पहले सरफेस का हो गया। उसके बाद हमने बोला सेकेंड सरफेस से निकाला जाए फ्लक्स, वो तो जीरो बिना निकाले हुए, क्योंकि सेकेंड सरफेस का आप एरिया बना सकते हो ऐसे, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, अगेन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, तो अगेन फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो, जैसा अभी पहले क्वेश्चन में हुआ था। थर्ड सरफेस की बारी आई, तो हमने बोला थर्ड सरफेस पे निकाला, यहां निकालते हैं ऐसे, इस साइड निकाल लेते हैं। थर्ड सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड φ3, तो अगेन फार्मूला वही है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एरिया का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एरिया का मैग्नीट्यूड कॉस का थीटा, कॉस का थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड 2x, यहां थर्ड सरफेस पे x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, यहां 20 मतलब 30 सेंटीमीटर है टोटल, तो हमने लिखा 2 इंटू 30/100, एरिया अगेन पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू 5/100 का होल स्क्वायर एंड कॉस एंगल इसका लिखना है, तो इसका एरिया इधर मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, यानी दोनों पैरेलल है, तो कॉस का कितना डिग्री 0 डिग्री, कितना डिग्री 0 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 3 करेंगे 75 हो जाएगा, है ना, बल्कि एक जीरो भी हो जाएगा और इस 30 का भी एक जीरो हो जाएगा, पाई भी हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 10⁻6, कितना हो जाएगा 10⁻6, इसके कारण 2 जीरो कट के मेरे पास आ रहा है 75 पाई 10⁻⁻4 वेबर, यहां पे भी यूनिट क्या लिखेंगे वेबर, अभी हम लोग लिखे थे W और साथ में एक B भी है। तो ये मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया फर्स्ट सरफेस का, ये आ गया थर्ड सरफेस का, सेकंड से कुछ है ही नहीं है, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कहां पे लिखे हम, यहां पे लिख देते हैं, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा φ3 - φ1, बड़े वाले में छोटे वाले को घटा लीजिए, तो φ3 इज व्हाट 75 पाई 10⁻⁻4 माइनस 5 पाई 10⁻⁻4, यानी एक्चुअली द आंसर इज 70 पाई 10⁻⁻4 वेबर इज द आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया? एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, हमने क्या किया, फर्स्ट सरफेस पे मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला, सेकेंड सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स 0 ड्यू टू 90 डिग्री, एंड अगेन थर्ड सरफेस पे निकाला, वहां पे एंगल 0 डिग्री था, फर्स्ट सरफेस पे एंगल 180 डिग्री था, वैल्यूज डालें एंड सॉल्व किए। एंड चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो जोड़ने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सिंपली जोड़िए, बट एक का वैल्यू चूंकि नेगेटिव है तो हमको माइनस देना पड़ेगा, एंड मेरा आंसर ये आ गया 70 पाई 10⁻⁻4 वेबर। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करते हैं फराडे लॉ। कौन सा लॉ? फराडे लॉ। समझ लीजिए ऐसा कि इस चैप्टर की जान है ये, फराडेज लॉ। एंड अभी हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं अपने घर पे बैठे बैठे, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं वो इन्होंने हम लोगों को समझाया। कोई भी मैरिज होता है, शादी वगैरह, तो उसमें जनरेटर हम लोग मंगाते हैं, जनरेटर इन्हीं के बताए हुए हिसाब से बनाया गया है। तो समझते हैं इन्होंने क्या बताया। जैसे लास्ट टू लास्ट चैप्टर यानी मैग्नेटिक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, वो जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने एक बात पढ़ा था और स्टेट ने वो बात हम लोग को प्रूफ करके बताया था, दैट कि अगर किसी वायर में करंट पास करे, क्या पास करे? करंट, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोगों को पता था पहले से,
कौन बताया था? ऑरेस्टेड। ठीक है, तो फैराडे ने थोड़ा उल्टा सोचना शुरू किया। इसने बोला कि पहली बात, विच इज मोर यूजफुल टू अस, अपने लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट या मैग्नेटिक फील्ड? आप खुद से भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सुबह से शाम तक आप किस चीज को यूज करते हो, करंट को या मैग्नेटिक फील्ड को? तो आपका आंसर जरूर करंट होगा। सुबह उठते ही भाई फोन चार्ज करिए, लाइट यूज करिए, फैन यूज करिए, एसी वगैरह वगैरह जो भी हो। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी हम लोग जल्दी यूज नहीं करते। मैग्नेटिक फील्ड का अगर यूज करते भी हैं कभी, तो बहुत ही रेयरली यूज होता है, जैसे हेडफोन्स में होता है, स्पीकर्स में होता है, उन सब चीजों में मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता है, वो बहुत ज्यादा यूज तो नहीं है। यानी हम ज्यादा यूजफुल चीज को यूज करके एक ऐसा चीज पैदा कर रहे हैं या एक ऐसा चीज जनरेट कर रहे हैं विच इज वेरी लेस यूजफुल टू अस। तो इन्होंने बोला अगर उल्टा हो जाए तो बड़ा बढ़िया, यानी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड दें और उससे करंट आ जाए तो क्या बहुत बढ़िया। और मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही सस्ता चीज है, एक बार मैग्नेट खरीद के ले जाएंगे अगर हम लोग, तो हम लोग मर जाएंगे, हम लोग का 7 पीढ़ी उससे मैग्नेटिक फील्ड यूज कर सकता है। बट करंट ऐसा नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देना चाहते हैं एंड उससे क्या जनरेट करना चाहते हैं, करंट। ऐसा इन्होंने सोचा, क्या ये पॉसिबल है, इज दिस पॉसिबल? पहले आइडिया क्लियर है। इन्होंने क्या सोचा कि ऑरेस्टेड ने हम लोगों को बताया दैट अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, देन ऑरेस्टेड थिंक इज दिस पॉसिबल दैट वी गिव मैग्नेटिक फील्ड एंड वी प्रोड्यूस करंट? तो बोला चलो रिसर्च करके देखा जाए, साइंटिस्ट आदमी रिसर्च करेगा ही करेगा। तो इसने क्या किया, एक सर्किट बनाया। क्या किया, एक सर्किट बनाया ऐसे, मान लीजिए कि ऐसा कॉइल वगैरह ऐसा लगा दिया मस्त एकदम, एंड यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया है, एंड अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर जाएगा तो पता चलेगा हाँ करंट आ गया बिना बैटरी के। और उसके लिए हमको क्या देना है, मैग्नेटिक फील्ड देना है। तो मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए मैग्नेट चाहिए, तो उन्होंने लगा दिया एक मैग्नेट यहाँ पे, नॉर्थ पोल यहाँ पे है, साउथ पोल यहाँ पे है, एक इन्होंने मैग्नेट लगा दिया, बट इसमें करंट नहीं आया, करंट इसमें नहीं आया। तो इन्होंने इस मैग्नेट को उठा के यहां लगा दिया, मान लीजिए इस साइड, करंट अभी भी नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा दुनिया जहान में रख के देख लिए, लेकिन करंट नहीं प्रोड्यूस हुआ। तो इनको लगता है कि हम जो सोच रहे हैं ना, पागल टाइप हम बात सोच लिए हैं, ऐसा हो नहीं सकता। इन्होंने क्या किया, गुस्सा में आके पूरा सर्किट को उठा के ऐसे फेंक दिया। जब इन्होंने फेंका तो देखा करंट डिफ्लेक्ट कर गया, ये नीडल। बोले तेरा। इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने सब जगह पे मैग्नेट को प्लेस कर करके देख लिया, नीडल डिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा, यानी ये बता ही नहीं रहा कि करंट आया। बट जब फिर फ्रस्ट्रेट हो गए, गुस्सा हो गए, बोले कि लगता है कि हमने गलत सोच लिया, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। गुस्से में आए, पूरा सर्किट उठा के फेंक दिए, एंड जैसे ही फेंके ये नीडल कर गया डिफ्लेक्ट। एंड जब ये नीडल डिफ्लेक्ट किया तो इन्होंने बोला अरे करंट तो आ गया, इसका मतलब करंट तो आ गया, क्योंकि नीडल डिफ्लेक्ट करना दिस इज द कंफर्मेशन कि करंट यहां से फ्लो किया था। लेकिन जैसे ही गिरा पूरा सर्किट हो गया, टूट गया, खराब हो गया। तो इन्होंने बोला लाओ फिर से बनाते हैं सर्किट, क्योंकि करंट तो आया था। तो इन्होंने फिर से सर्किट बनाया, फिर वही काम, अगेन करंट नहीं आया, फिर गुस्सा आया, फिर फेंक दिया, फिर करंट डिफ्लेक्ट कर गया। तो लगता है मेरे गुस्सा होने से करंट पैदा हो रहा है क्या? तो भाई नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ ऐसा चीज हो रहा है जिसको हम सोच नहीं पा रहे, जिसको हम मतलब फैराडे, हम मतलब हम नहीं, हम मतलब फैराडे सोच नहीं पा रहे। तो इन्होंने थोड़ा सा ऐसा किया, कंक्लूजन निकाला कि फेंकने से हुआ क्या, फेंकने से हुआ कि मैग्नेट अपनी जगह था, ये कॉइल मोशन में आ गया। तो इन्होंने बोला अच्छा, यानी जब ये चलेगा ना तो करंट आएगा। बोले ओ ये बात है। बोले ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम इसको फिक्स करते हैं, मैग्नेट को मूव करा के देखते हैं क्या उसके बाद भी करंट आएगा। तो उन्होंने जब मैग्नेट को मूव कराया ऐसे ऐसे, तो देखे फिर करंट आ रहा है। तो बोले अच्छा, यानी दोनों में से अगर कोई एक मोशन में आ जाए तो करंट आ सकता है। लेकिन इन्होंने फिर थोड़ा सा और इस चीज को एलोबरेट किया, तो पता चला कि एक्चुअली दोनों में से किसी में मोशन आने से मतलब नहीं है। अगर इस कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, कौन सा चीज, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो गया तो इससे करंट आएगा। क्योंकि इसके दूर जाने से, मान लीजिए कि हम मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आए, या इसको चलो इसकी तरफ लेके आते हैं, तो अगर हमने इसकी तरफ लेके आए तो इससे पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या था, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एरिया का मैग्नीट्यूड। कॉस थीटा पे ध्यान नहीं देते अगर तो क्या होगा, मैग्नेट अगर नजदीक आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, यानी फ्लक्स बढ़ेगा, करंट आ जाएगा। अगर ये दूर गया तो क्या मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, यानी फ्लक्स भी घटेगा, अगेन करंट आएगा।
इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन लिखा और यही चीज को फिर इन्होंने अपने लॉ में लिखा। पहले क्लियर है आइडिया? इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों में से अगर कोई भी एक मोशन में है तो इस वाले कॉइल में करंट आएगा, बट इन्होंने मोशन से इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। इन्होंने बोला अगर इससे पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो इसमें करंट आएगा। क्या बात पूरा पिक्चर क्लियर है? कैसे कैसे इन्होंने सोचा हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने हमको बताया था करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, बट इन्होंने बोला उल्टा सोच के देखते हैं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर सकता है। तो उन्होंने बोला अगर हो जाए तो बहुत मजा ही हो जाएगा कि हम मैग्नेटिक फील्ड देंगे और करंट खुद ब खुद आ जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने सर्किट एक बनाया, गैल्वेनोमीटर लगाया विच इंश्योर्ड दैट करंट इज पासिंग थ्रू द सर्किट और नॉट। और उन्होंने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोवाइड किया, ये नीडल डिफ्लेक्ट कर गया, मतलब करंट आ चुका है। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया अगर दोनों में से कोई एक चलेगा, अगर दोनों में से कोई एक चलेगा तो इससे करंट आएगा। बट इन्होंने इसको दूसरी तरीके से एक्सप्लेन किया, अपना रूल बताया कि अगर इस सर्किट से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाए तो उससे करंट पैदा हो जाएगा, और यही फैराडे का लॉ है। इन्होंने बोला जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसके अकॉर्डिंग यहां पे एक ईएमएफ हम हाइपोथेटिकल मान लेंगे। जैसे होता क्या, हम लोग ये बोलते हैं कि करंट तो इसमें आ गया, इट मींस दैट देयर इज अ हाइपोथेटिकल बैटरी इंड्यूस्ड इन दिस सर्किट एंड दैट हाइपोथेटिकल बैटरी का ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, उन्होंने ये फॉर्मूला भी बताया है इसके बारे में। नोट किया जाए क्या फैराडे लॉ को? कुछ कुछ आइडिया क्लियर हो रहा है? नोट करते फिर से बात कर लेंगे, नहीं होगा तो। ये स्टेटमेंट पहले आप नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। स्टेटमेंट क्या है, एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, हाइपोथेटिकल बैटरी हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि अगर उस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, मान लिया जाए यही वो सर्किट है जिससे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा दिया किसी भी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हेल्प से। तो अगर इसमें करंट पास कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल बैटरी मान लिया जाए, एंड उस हाइपोथेटिकल बैटरी का जो ईएमएफ होगा उसके लिए ये फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी माइनस साइन डी फाई बाई डी टी। माइनस पे भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, माइनस बेसिकली करंट का डायरेक्शन बताता है, जो हम लोग अभी आगे लेंज लॉ में समझेंगे। लेंज लॉ एंड फैराडे लॉ दोनों का स्टेटमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम, एंड इसके ऊपर अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स भी ट्राई कर लेंगे। पहले स्टेटमेंट क्लियर है, न्यूमेरिकल ट्राई करके देखा जाए। चलो देखते हैं, क्वेश्चंस ट्राई करके देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है। क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके का पूछा जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, करके देखिए क्या बोलेगा। इफ फ्लक्स थ्रू एनी सर्किट इज फाई बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 6, ऐसा कुछ भी दे देगा इक्वेशन, वो कैसा भी दे सकता है, और हमसे बोलेगा देन फाइंड, क्या करिए, ईएमएफ फाइंड करिए इन 4 सेकेंड, ईएमएफ इन 4 सेकेंड कितना होगा। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन है मान लिया जाए। तो हमने बोला इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना, ऐसा करो पहले आप सॉल्व करके देख लो, कर लो, ट्राई कर लो, कर लिया ट्राई, देखा जाए। चलो देखते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या बताया गया कि अगर हमको ईएमएफ निकालना है, क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है, तो फैराडे ने स्टेटमेंट बताया या फॉर्मूला बताया है डी फाई बाई डी टी। माइनस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, माइनस इज गिवन फॉर डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए। तो सिंपली हमको क्या करना है, फ्लक्स का जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो फ्लक्स का जो इक्वेशन लिखा हुआ है उसको लिखते हैं, यानी 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 6 एंड डिवाइडेड बाई dt, एंड इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 6t प्लस 2 ईएमएफ का वैल्यू, एंड टाइम की जगह पे क्या डाल देना है, 4 सेकेंड, क्वेश्चन में बोला है। तो ईएमएफ t बराबर 4 सेकेंड पे क्या आ जाएगा, 6 इंटू 4 प्लस 2 यानी 24 प्लस 2 26 वोल्ट, 26 वोल्ट। कोई दिक्कत समझ में आया क्या? नोट करो जल्दी से। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग ट्राई जल्दी से, ताकि ज्यादा समय ना लगे हम लोगों का, और 2 घंटे में इसको फिनिश करने का हम लोग का टारगेट भी है, क्योंकि ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखेंगे, अगर आप और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, अगर आपको इश्यू आएगा उसको बनाने में तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ लीजिएगा, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है,
तो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है अपने पास कि एक स्क्वायर है, मान लेते हैं एक स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट, कौन सा प्लेट, स्क्वायर प्लेट है, जिसका साइड दिया हुआ हैविंग साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, मान लेते हैं उसका, एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम ऐसा दिया हुआ है कि एक स्क्वायर साइड है या स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड दिया हुआ है एंड रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, एंड उस स्क्वायर प्लेट से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जा रहा है, पहले कुछ और है बाद में जीरो हो जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड passing through a square becomes zero from कहाँ से 0.7 टेस्ला से in 0.2 सेकेंड, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो हमसे बोल रहा है फाइंड करिए कितना करंट पास करेगा, फाइंड द करंट passing through the circuit, find the current passing through the circuit, ऐसा एक क्वेश्चन है अपने पास। देखो ट्राई करके देख लो कितना करंट पास करेगा उस सर्किट से। एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स पहले 0.7 था बाद में हो गया 0.2 सेकंड में, तो कितना करंट उस सर्किट से पास कर जाएगा। चलो जल्दी से ट्राई कर लो, कर लिया ट्राई, देखा जाए, चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। बहुत ही आसान सा बच्चा टाइप एक और क्वेश्चन है अपने पास, वही है, देख लेते हैं किसने किसने सही बनाया है जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया हो। मान लेते यही वो स्क्वायर प्लेट है जिसकी बात हो रही है, एंड इस स्क्वायर प्लेट का साइड है कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, एंड इसका जो रेजिस्टेंस है कहीं पे एक जगह पे हम दिखा देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा दिया जाए, एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 0.5 ओम, कितना है 0.5 ओम ऐसा दिया हुआ है, और फ्लक्स वगैरह ऐसे ऐसे चेंज हो। तो हम एक काम करते हैं, हमने ईएमएफ का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कितने देर में फ्लक्स का चेंज हुआ और कितना हो गया। तो उसके लिए हमको इनिशियल और फाइनल फ्लक्स चाहिए होगा, तभी हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिख सकते हैं। टाइम तो दिया ये 0.2 सेकेंड, तो इनिशियल फ्लक्स हम लिखते हैं फाई आई फॉर इनिशियल फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स, ऐसा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल वाला 0.7 टेस्ला एंड एरिया तो हमेशा सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0.7 एंड एरिया स्क्वायर के लिए लिखेंगे 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 10/100 एंड एक बार और 10/100 मीटर करने के लिए। ये मेरा इनिशियल फ्लक्स है, इसके पॉइंट को हटा सकते भी हैं एक जीरो से काट के, और ये जीरो एक बार और कट गया तो 7/1000 वेबर। एंड फाइनल फ्लक्स तो कोई दिक्कत ही नहीं, जीरो तुरंत बोलेंगे क्योंकि फाइनली मेरा मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो चुका है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी जीरो होगा, ठीक है। और हमने अब लिखना है ईएमएफ, क्या लिखना है ईएमएफ यानी चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम। तो चेंज इन फ्लक्स कुछ और नहीं, इनिशियल फ्लक्स ही है, चेंज इन फ्लक्स कुछ और नहीं है, क्या है इनिशियल फ्लक्स। तो हमने लिखा ईएमएफ की जगह पे यहां पे लिख देते हैं ईएमएफ बराबर डी फाई बाई डी टी, यानी चेंज इन फ्लक्स इज नथिंग बट इनिशियल फ्लक्स यानी 7/1000 एंड टाइम कितना लग गया है 0.2 सेकेंड यानी 0.2। ये मेरा फ्लक्स ईएमएफ हो गया, इसका पॉइंट हटा के एक जीरो ऊपर, एक जीरो से एक जीरो कट गया यानी 3.5 10⁻⁻2 वोल्ट, ये ईएमएफ आ गया। एंड अगर करंट निकालना है तो ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस कर देना है, बहुत ही आसानी से। तो अब का सर्किट मिटा ही देते हैं, इसका क्या काम ही है, मिट जा भाई, मिट जा सिम। चलिए तो इतना में काम हो जाएगा अपना। तो करंट निकालना है तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ईएमएफ हो रहा 3.5 10⁻⁻2 एंड रेजिस्टेंस क्या है 0.5 ओम यानी 0.5, दोनों का पॉइंट एक दूसरे के साथ कोई दिक्कत ही नहीं, 7 टाइम्स में कट गया, 7 10⁻⁻2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.7 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर जाएगा। कोई दिक्कत समझने में आपको? एक बार फिर से बता दें, देख लीजिए एक बार फिर से। हमने क्या किया डायग्राम में बोला, मतलब फॉर्मूला देखा तो डी फाई बाई डी टी मतलब चेंज इन फ्लक्स बाई टाइम करना, तो फ्लक्स का चेंज, तो उसके लिए हमने इनिशियल फ्लक्स निकाला, हमने फाइनल फ्लक्स निकाला। फाइनल फ्लक्स हो गया जीरो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हो जा रहा है क्या जीरो। इनिशियल फ्लक्स के लिए हमको क्या करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल वाला इंटू एरिया करना होगा।
तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड हमको क्वेश्चन में दे रखा है 0.7 एंड एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट होता है 10 का स्क्वायर, बट सेंटीमीटर है तो मीटर हमने किया। तो जो भी मेरा इनिशियल फ्लक्स आ रहा है वही मेरा चेंजिंग फ्लक्स भी है, क्योंकि इतना से 0 हो गया मतलब चेंज इतना ही का हुआ। तो हमने उसको अपना d5 की जगह लिखा, टाइम दे ही रखा था क्वेश्चन में 0.2, तो हमको ईएमएफ आ गया, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करने से करंट आ गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, लेंज लॉ पे बात करते हैं अब। चलो आगे बढ़ते हैं। लेंज लॉ हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या होता है। लेंज लॉ एक्चुअली जो है ये बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे फराडे ने बता दिया कि जो कॉइल है उसमें करंट तो आएगा, बट डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में उन्होंने कोई खास इंफॉर्मेशन हम लोगों को नहीं दिया। उसका इंफॉर्मेशन लेंज लॉ से आता है। लेंज लॉ का क्या कहना है, पहले आप उसके स्टेटमेंट को समझें, नोट करेंगे, फिर हम लोग एक दो एग्जांपल इलस्ट्रेशन लेके उसको और बढ़िया से समझेंगे। लेंज लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट तो पैदा हो गए, तो फराडे बता ही के गए हैं, बट करंट जो पैदा होगा वो इस तरीके से होगा ताकि जो चेंज हुआ है फ्लक्स उसको अपोज कर सके। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट दैट फ्लक्स करंट जो है वो इस तरीके से इंड्यूस होगा ताकि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हुआ है उसको वो अपोज कर सके। इट मींस अगर फ्लक्स कम हुआ है तो उसको बढ़ाएगा और अगर बढ़ गया है तो घटाएगा। जस्ट अपोज करने के नेचर के अकॉर्डिंग करंट उसमें इंड्यूस्ड हो जाएगा। इस बात को लिखा जाए, लिखते हैं इस बात को। तो सबसे पहले तो आप इस स्टेटमेंट को नोट करिए बिना देर किए हुए। वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, स्टेटमेंट नोट करिए। कर लिया नोट? अब देखिए स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। जो हम लोगों ने बोला या जो हम आपको बताया वही लिखा हुआ है। बस क्या लिखा है, लेंज लॉ स्टेट्स दैट, लेंज लॉ का कहना है, क्या कहना है, करंट इज इंड्यूस्ड इन अ लूप सो दैट इट ट्राई टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स। करंट इस तरीके से आएगा ताकि वो जो भी चेंज हुआ है फ्लक्स का उसको अपोज कर सके। इसका मतलब क्या है, दैट इज इफ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग देन करंट इज इंड्यूस्ड इन सच ए वे दैट इट रिड्यूसेस द फ्लक्स। जो अगर फ्लक्स बढ़ गया तो घटा देगा, और फ्लक्स अगर घट गया होगा यानी डिक्रीज हुआ है तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करा देगा। बस उल्टा काम करना है। एक इलस्ट्रेशन लेके थोड़ा सा हम लोग इस बात को समझते हैं। लिया जाए इलस्ट्रेशन? चलो इलस्ट्रेशन लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि यहां पे इस बोर्ड पे मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से। जितने दूर तक हम बनाए हैं उतनी ही दूर तक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यानी इस लाइन के इधर नहीं है एंड इस लाइन के पहले भी नहीं है। और यहां पे एक कॉइल है, रेजिस्टेंस वगैरह लगा हुआ है या बल्ब लगा हुआ है, जो आप समझ लीजिए। हम बार बार रेजिस्टेंस बनाएंगे नहीं, आपको बस समझने के लिए ध्यान रखना है। तो इस कॉइल को हम धीरे धीरे एंटर कराएंगे और फाइनली इसके बाहर निकाल देंगे और इसके पे ऑब्जर्व करेंगे कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आ रहा है करंट, इसमें अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, हमको मेनली ये सोचना है। तो हमने क्या किया, एक कलर का हम और इस्तेमाल करते हैं। एक सेकेंड, देखिए हम लोग के पास क्या है कि ये जो कॉइल है इसको हम धीरे धीरे एंटर करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, इस कॉइल को यहां लेके आ गया। पहले तो जस्ट अब एंटर करने वाला है, तो अभी तो इसमें कोई भी करंट नहीं आएगा क्योंकि बाहर है। लेकिन जैसे ही ये एंटर करेगा नेक्स्ट डायग्राम में, मान लीजिए ये एंटर कर गया, तो जब ये बाहर था तो इससे फ्लक्स था कितना, 0। जैसे ही ये एंटर कर गया सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इससे पास करने लगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ पोर्शन ऑफ एरिया इसका आ चुका है। इसका मतलब फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज किया। पहले था 0, अब आ गया वैल्यू, मतलब क्या, फ्लक्स बढ़ गया। क्या हो गया, फ्लक्स बढ़ गया। और अगर फ्लक्स बढ़ा है तो इन विच डायरेक्शन फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, हमको ये सोचना होगा अपने आप से। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर है, इसका मतलब फ्लक्स भी अंदर की तरफ बढ़ा, फ्लक्स भी अंदर की तरफ बढ़ा, यानी करंट इसमें इस तरीके से प्रोड्यूस होगा ताकि इस करंट का जो फ्लक्स हो वो बाहर की तरफ हो। वैसे बता रहे हैं, जैसे ही कॉइल अंदर गया तो पहले फ्लक्स 0 था, फ्लक्स आ गया, मतलब फ्लक्स बढ़ा। किधर की तरफ बढ़ा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसका मतलब फ्लक्स भी अंदर की ही तरफ बढ़ा होगा। किधर की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ा होगा।
अगर फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ा है मतलब इस कॉइल में करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा ताकि उस कॉइल का खुद का जो फ्लक्स हो बाहर की तरफ हो, यानी द डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर तो फ्लक्स भी होगा बाहर, एंड अपोज कर दिया। क्योंकि अगर हमने करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे, अंगूठा बताएगा करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर, और अगर बाहर है मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्स भी बाहर अपोज हो चुका है। इसने अंदर की तरफ फ्लक्स लाया, करंट ने बाहर की तरफ लाया, अपोजिशन हुआ। एक और सिचुएशन लेते हैं, मान लेते थोड़ा सा और एंटर कराया जाए इस कॉइल को। अब क्या होगा, पहले 0 था थोड़ा सा बढ़ा, सेकेंड केस में क्या और ज्यादा बढ़ चुका है, सेकेंड केस में मैग्नेटिक फ्लक्स और ज्यादा बढ़ चुका है, यानी करंट तो अभी भी प्रोड्यूस होगा। एंड अगर करंट प्रोड्यूस होगा तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, फ्लक्स बढ़ा है अंदर की ही तरफ, यानी करंट जो इसमें आएगा वो इस तरीके से प्रोड्यूस होगा ताकि इस करंट का मैग्नेटिक फ्लक्स हो बाहर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर होना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे, अंगूठा बताना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एंड यूज राइट हैंड, ये रूल है, ऐसे नहीं उल्टे हाथ से चेक करना, राइट हैंड से यूज करना है। करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे, अंगूठा बताएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड बाहर यानी फ्लक्स भी बाहर, एंड अपोज हो गया। क्लियर है। एक और केस लेते हैं, थोड़ा सा और इसको अंदर लाएगा, यानी जब हमने इस कॉइल को पूरी तरीके से अंदर कर लिया, जस्ट अभी अंदर हुआ है, ये मेरा थर्ड केस, पहले केस में थोड़ा सा अंदर, सेकंड में और ज्यादा अंदर, थर्ड में और ज्यादा अंदर, मतलब थर्ड में कंप्लीटली अंदर हो चुका है। क्या अब फ्लक्स सबसे ज्यादा हो गया, यानी फ्लक्स अभी भी बढ़ा है, पहले थोड़ा सा और अंदर आया, फिर और अंदर आया, अब और अंदर आ गया, अभी भी बढ़ा है, मतलब करंट अभी भी प्रोड्यूस होगा एंड अपोज करेगा, यानी फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ा है तो इस करंट का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो बाहर की तरफ होगा, यानी करंट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होना चाहिए। क्लियर आइडिया। अब जब ये कंप्लीटली अंदर आ चुका है तो इस कॉइल को हम यहां लेके आ जाते हैं, जैसे ही वो कंप्लीटली अंदर आएगा करंट हो जाएगा 0, जैसे ही कंप्लीटली अंदर आ गया उसके बाद थोड़ा सा भी आपने आगे बढ़ा दिया करंट हो जाएगा 0। आप खुद से सोच के देखिए क्यों 0 होगा, सोच पा रहे हैं। देखिए व्हाट इज द रीजन, जब पूरा कॉइल अंदर आ गया, अब आप इसको अगर आगे लेके भी आते हैं तो फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया आ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स का फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही, एरिया पूरा का पूरा एंटर हो चुका है, तो आप किसी भी केस में आप देखिएगा न दोनों में से कोई चेंज नहीं, मतलब फ्लक्स भी चेंज नहीं हुआ। एंड अगर फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ तो करंट का आएगा भाई, क्योंकि फैराडे बोल के गए हैं जब ये चेंज होगा तो करंट आएगा, चेंज नहीं तो करंट भी नहीं, कहानी जब्त। यानी अगर यहां कोई बत्ती जल रहा है तो बत्ती गुल हो गया, ठीक है। जब ये एंटर कर रहा होगा तो करंट फ्लो करेगा, पूरा एंटर कर गया करंट बंद। अब बाहर निकलने का क्लियर है ना आइडिया, बाहर निकलने की सिचुएशन, अभी ये जस्ट यहां पे पहुंचा, अभी भी करंट 0 है क्योंकि अभी भी बाहर निकला नहीं है। जब ये बाहर निकलेगा, पहले केस में थोड़ा सा हमने बाहर निकाला, तो जब ये थोड़ा सा बाहर निकलेगा, थोड़ा सा बाहर निकलेगा तो क्या होगा, फ्लक्स घट गया क्योंकि आपने एरिया को कम कर दिया, पहले क्या पूरा एरिया था अब कम हो गया एरिया, यानी फ्लक्स कम हो गया, तो करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा ताकि उसके फ्लक्स को बढ़ाए, एंड बढ़ाने के लिए फ्लक्स कम हुआ, किधर की तरफ कम हुआ, पहले अंदर की तरफ था ज्यादा, अब अंदर की तरफ हो गया कम, यानी करंट जो प्रोड्यूस होगा वो इस तरीके से प्रोड्यूस होगा ताकि इस करंट का भी मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की ही तरफ आए, एंड उसके लिए हमको फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, तब मेरा अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, यानी द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज। क्लियर है। और थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा और बाहर निकाला जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, और कम हो गया अंदर के ही तरफ, है ना। पहले क्या ज्यादा अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा था, अब थोड़ा कम जा रहा है, यानी करंट कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होगा ताकि अंदर के ही तरफ के डायरेक्शन का मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा सके, एंड उसके लिए अगेन क्लॉकवाइज करंट हमको फ्लो कराना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। एंड एक और केस में भी आप समझ सकते हैं, एक बार और अगर हम थोड़ा सा और निकाल दिया, अगेन करंट क्लॉकवाइज कंप्लीट निकल गया, फिर से अगेन फ्लक्स हो गया 0, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, एंड बाहर निकलने के बाद भी हमेशा 0 0 हमको करंट मिलता जाएगा। छोटा सा कॉइल बन गया क्या,
बड़ा बना देते हैं। कंप्लीट बाहर निकलने के बाद करंट कुछ भी नहीं है। पूरा गोल गोल देख के दिमाग गोल नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट कुछ को समझ में आ रहा है। फिर से रिकॉल कर देते हैं। 2 मिनट में हमने कॉइल को धीरे धीरे एंटर कराया एंड अलग अलग सिचुएशन में हमने देखा कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है और कब फ्लो कर रहा है, क्यों फ्लो कर रहा है। जब एंटर कराए थे तो हमने ये देखा फ्लक्स का वैल्यू बढ़ा अंदर की तरफ, तो करंट प्रोड्यूस हुआ इस तरीके से ताकि उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड हो बाहर, ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो बाहर, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आ गया। जब कॉइल पूरी तरीके से एंटर कर चुका है तो अब कोई भी तरह का फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए करंट क्या हो जाएगा, जीरो। करंट क्या हो जाएगा, जीरो। एंड जब ये बाहर निकलना शुरू किया तो फ्लक्स कम होना शुरू हुआ, फ्लक्स घटना शुरू हुआ। एंड जब फ्लक्स घटना शुरू होगा तो करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा ताकि उसको फ्लक्स को बढ़ाए। अंदर की तरफ का वैल्यू कम हुआ है तो करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी उसका अंदर हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर हो। क्लॉकवाइज करंट लेना पड़ेगा हमको, यानी एंटर करने टाइम एंटी क्लॉकवाइज, बाहर निकलने टाइम क्लॉकवाइज। लेकिन ऐसा नहीं हमेशा ऐसा होगा। अगर हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया तो सिचुएशन कुछ अलग हो सकता है। अब पूरे सिचुएशन पे बात नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि क्रैश कोर्स का टाइम है, उतना समय नहीं अपने पास। कुछ कुछ पिक्चर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग मोशनल ईएमएफ पे काम करते हैं। मोशनल ईएमएफ पे हम लोग अब वर्क करते हैं कि मोशनल ईएमएफ होता क्या है। मोशनल ईएमएफ, इसका स्टेटमेंट ऐसा है कुछ कि अगर कोई रॉड है जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर कट करेगा तो उस रॉड के अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा एंड उसी ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ, क्योंकि ये जो ईएमएफ आया मोशन के कारण है। क्या स्टेटमेंट है, अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है तो उस रॉड के अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ड्यू टू मोशन ये ईएमएफ जनरेट हुआ है, दैट्स व्हाई द ईएमएफ इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। अगर आप डायग्राम से समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहां पे इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अंदर की तरफ पास कर रहा है बी, एंड अपने पास एक रॉड है कुछ इस तरीके से, जो मान लीजिए ऐसे जा रहा है v स्पीड से, एंड इस रॉड का जो लेंथ है वो l है। क्या है, लेंथ l। तो जब ये रॉड आगे हम यहां से बनाते हैं, मान लीजिए ऐसे अगर जाएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा। तो और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा क्लोज कर लेते हैं, एक लाइन यहां भी बना लेते हैं एंड एक लेयर यहां पे भी बना लेते हैं। तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, एंड अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो इसके अंदर एक ईएमएफ आ जाएगा, ड्यू टू मोशन ये ईएमएफ आया है, दैट्स व्हाई द ईएमएफ इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। क्या स्टेटमेंट पहले लिखा जाए, चलो स्टेटमेंट लिखते हैं। जल्दी से नोट करिए इस स्टेटमेंट को, आप डायग्राम भी बना लीजिए जस्ट, और स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, स्टेटमेंट नोट कीजिए। हो गया क्या नोट? चलो अब इस मोशनल ईएमएफ का हम लोग फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। स्टेटमेंट मिटा दे क्या? चलो स्टेटमेंट को मिटाते हैं। इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही आसानी से डिराइव हो सकता है। फॉर्मूला क्या, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि रॉड अभी यहां पे है, आफ्टर सम टाइम ये रॉड यहां पहुंच जाएगा, कुछ देर के बाद कितना दूर आगे पहुंच चुका है, x दूर आगे पहुंच चुका है, ऐसा हमने मान लिया। तो इसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस होगा। यानी हमने बोला, क्या बोला कि ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ दैट इज डी फाई बाई डी टी। माइनस तो जो था वो तो साइन बताता था कि करंट का डायरेक्शन क्या है, वो तो हम लोग लेंज लॉ से समझ ही जाते हैं। तो हमने वैल्यू पे फोकस करना है, तो डी फाई बाई डी टी। एंड डी फाई बाई डी टी में हमने बोला कि क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है, बाई में डी टी है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है बेचारा, वो तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से। एंड एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। एक्चुअली एरिया में हमको क्या करना है, इतने एरिया को लिखना है, क्योंकि अभी इस रॉड ने यहां आके इतना एरिया कवर अप कर लिया, यानी उतना एरिया हमको लिखना पड़ेगा। तो एरिया क्या जगह हमने क्या लिखा, लेंथ इनटू एक्स, ये ऐसा लिख लेते हैं, एल एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। अगेन लेंथ इज अगेन अ कांस्टेंट जो कि डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा, तो b इंटू एल बच गया क्या, dx बाई डी टी। तो ईएमएफ का फॉर्मूला आ रहा है bl, dx बाई डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी।
यानी फार्मूला क्या याद रखना है, अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है, उस ईएमएफ को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, एंड उस मोशनल ईएमएफ का फार्मूला क्या है, BLV। क्या याद रखना है मोशनल ईएमएफ का फार्मूला, BLV, एंड डेरिवेशन आपके सामने है, डेरिवेशन आपके सामने है, कोई दिक्कत। अब एक बात और ध्यान रखना है इसमें, क्या अगर कभी, अच्छा पहले इतना नोट कर लो, कर ले नोट। अच्छा एक और बात ध्यान रखना है, अगर इस BLV में 3 क्वांटिटी है, तीनों में से कोई 2 अगर पैरेलल हो जाए तो ईएमएफ बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होगा। क्या याद रखना है, अगर B, L और V इस 3 में से कोई भी 2 हो गया पैरेलल तो देयर इज नो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द रॉड। पहले इस बात को हम नोट करते हैं, आपको समझाते भी हैं कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट मैंने नोट कर दिया, एंड एक्चुअल फार्मूला जो है ईएमएफ का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर एल एंड वेक्टर वी, आपको इस तरीके से याद रखना है। अब ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ऐसा आप समझ लो कि जो पीसीएम वाले आप लोग हो गए, यानी मैथ्स जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो ये समझ में आएगा, बायो वाले को थोड़ा सा हो सकता है ना समझ में आए, तो आपके लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आने का चांसेस है, ठीक है ना। बोर्ड्स में अगर आएगा तो इतना से आपका काम हो जाना है, बस सिंपली बी, एल और वी को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब हम ये आपको बताते हैं कि क्यों इन तीनों में से किसी 2 के पैरेलल होने की वजह कर मैग्नेटिक मेरा ईएमएफ 0 हो जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग डायग्राम से ही समझने का कोशिश करते हैं, हेल्प लेते हैं डायग्राम का ही। वही अपना मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड पुराना जो अभी था, है ना, ये पुराना अपना मैग्नेटिक फील्ड है जो पहले भी इनटू द बोर्ड था, अभी भी इनटू द बोर्ड ही है। आप ऐसे सोच लो, मान लो इसी पेन से हम समझा देते हैं। अभी क्या मैग्नेटिक फील्ड, मेरा रॉड ऐसे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा था तो मैग्नेटिक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। हम पहले क्या करते, एल और वी को पैरेलल करते हैं, मतलब अगर लेंथ ऐसा है तो इसको मोशन भी ऐसे ही देना पड़ेगा, यानी डायग्राम में देखा जाए तो ऐसे रॉड एंड ऐसे चला दिया जाए, ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट ही नहीं कर रहा है, रॉड ऐसे चला दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट ही नहीं कर रहा है तो कहेगा ईएमएफ आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट है कट करना चाहिए, अगर कट नहीं हुआ तो ईएमएफ भी नहीं आएगा, तो उसके हिसाब से ये हो गया। अच्छा एल और वी को पैरेलल हमने करके दिखा दिया, बी और वी को पैरेलल करते हैं, तब आप समझिएगा। बी क्या, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यानी रॉड को अंदर की तरफ मोशन देना पड़ेगा, ये मेरा रॉड, इसको ऐसे लेके आ जाते हैं, ये कहां कट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, नहीं कर रहा है, अगेन 0। एंड एक और बचिएगा केस कौन सा, बी और एल को पैरेलल, मतलब ऐसे रॉड हो जाए एंड इसको लेके आइए, देखिए नहीं कट करेगा, फिर से रॉड अगर ऐसा हो तब ना कट करेगा, ऐसा रॉड तो नहीं कट कर पा रहा है, अगर रॉड ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा होता तो कट कर जाता, ऐसे में थोड़ी कट करेगा। तो आपको यह याद रखना, अगर इन तीनों में से कोई भी 2 पैरेलल है तो ईएमएफ बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होगा, याद रहेगा बात। एक और छोटी सी बात इसमें हमको आपको बतानी है, फिर हम लोग क्वेश्चंस इसके ऊपर ट्राई कर लेंगे। मान लेते हैं यही वो रॉड है जो आगे जा रहा है और इसके अंदर मेरा क्या बोलते हैं कि ये ईएमएफ जनरेट हो रहा है, क्योंकि अभी जो सीन है उसके अकॉर्डिंग कोई भी पैरेलल नहीं है, और अगर पैरेलल नहीं है तो ईएमएफ जनरेट होगा। बट द क्वेश्चन इज, अगर इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, यानी एक हाइपोथेटिकल बैटरी आ रहा है, तो उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम किधर बनाए, इट मीन पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर बनाए, निगेटिव नीचे, या पॉजिटिव टर्मिनल नीचे और निगेटिव टर्मिनल ऊपर, कौन सा सीन होगा ये हमको समझना है। तो फॉर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल आपको क्या करना है, फॉर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल आप क्या करेंगे, यूज करेंगे V क्रॉस B। क्या करेंगे, V क्रॉस B यूजिंग थप्पर रूल। थप्पर रूल हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि क्या होता है, पहले वेक्टर के डायरेक्शन में थंब कर देना है, सेकेंड वेक्टर के डायरेक्शन में सारा फिंगर, देन उसके बाद थप्पर जिधर डायरेक्शन उधर। अगर यहां पे हम यूज करें तो V क्रॉस B करना, यानी V के डायरेक्शन में थंब, B के डायरेक्शन में सारा फिंगर, तो V मेरा क्या इधर है, अनयूज राइट हैंड, वो तो हमेशा ही होता है, तो V ऐसे हमने दिखा दिया, B की तरफ सारा फिंगर, यानी B है अंदर बोर्ड के, तो ऐसे हमने दिखा दिया। थप्पर मेरा आ रहा है ऊपर की साइड, यानी ये डायरेक्शन सही है और ये डायरेक्शन गलत है अभी के फोटो के हिसाब से। V क्रॉस B मेरा क्या देगा, पॉजिटिव टर्मिनल देगा, यानी V इधर B अंदर,
पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर क्योंकि थप्पर भी ऊपर, यानी इट मींस ये सही और ये गलत, आपको ये यूज करने आना चाहिए, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्लियर है मोशनल ईएमएफ? एक बार जल्दी से क्विक रिकैप कि अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो उसमें एक ईएमएफ आएगा, उस ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ बोलेंगे। अगर बीएल, उसका फार्मूला क्या है? बीएलवी, ईएमएफ मोशनल ईएमएफ का फार्मूला बीएलवी, डेरिवेशन आपको याद रखना होगा। अगर बीएलवी में से तीन में से कोई भी दो अगर पैरेलल हो गया तो ईएमएफ बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होगा। एंड फॉर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल यू शुड यूज वी क्रॉस बी, यू शुड यूज वी क्रॉस बी यूजिंग थप्पर रूल। क्लियर है आइडिया? क्वेश्चंस करके देखा जाए, चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास कुछ इस तरीके से कि एक रॉड है जो मूव कर रहा है, स्पीड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड, सब चीज दिया हुआ है, बस आपको गुना करके कैलकुलेट कर देना है। ए रॉड इज मूविंग विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड एंड हैविंग लेंथ 1.25 10 to the power -4 टकला। मजा आता है इससे, है ना? 1.25 10 to the power -4 टेस्ला एक्चुअली है। तो हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द रॉड। बना लो जल्दी से इसको। एक बात और बताए आपको, जो एरोप्लेन होता है ना अपना हवाई जहाज, उसमें भी एक ईएमएफ, उसका जो विंग्स होता है, विंग्स क्या बहुत बड़ा होता है प्लेन का, ऐसे दोनों तरफ से निकला रहता है, उसमें भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, मोशनल ईएमएफ बीएलवी। क्योंकि पहली बात आप सोच सकते हैं विंग्स जो है उसका प्लेन का लंबाई, मान लीजिए प्लेन ऐसा हम बनाते हैं, खराब सा ही बन रहा है, यही विंग्स है, तो क्या दोनों लेंथ है एंड बहुत स्पीड से चलता है प्लेन, तो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर चला जाता है, यानी इसका स्पीड इज वेरी 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 बहुत ज्यादा, मतलब 1000 किलोमीटर पर आवर ऐसा। और अगर कोई फाइटर प्लेन हो तो और ज्यादा हो जाता है। खैर फाइटर प्लेन के पास विंग्स नहीं होता, नॉर्मल एरोप्लेन जो कि इतने स्पीड से चलता है लगभग, एंड इसके पास विंग्स है, मतलब लेंथ है, स्पीड बहुत ज्यादा है, एंड अर्थ का खुद का कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, एंड उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये प्लेन का विंग्स कट करता है, तो उसमें एक इमोशनल ईएमएफ जनरेट हो जाता है, एंड इस ईएमएफ को हम लोग यूज करते हैं अपना प्लेन के अंदर, किसी भी पर्पस में यूज किया जा सकता है। तो हो सकता है आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले, आप सॉल्व करना, बीएलवी को यूज करना सिंपली, और हो सकता है वहां पे आपको मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर का कुछ इन्वॉल्वमेंट करा के, एंगल ऑफ डिप वगैरह भी इन्वॉल्व करा के क्वेश्चन पूछ ले, तो डरना नहीं, बना देना, मतलब ठीक है ना। उतना टाइम नहीं है अपने पास, नहीं तो हम लोग कर लेते हैं। खैर इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, आप ट्राई करिए, इसको कर लिया ट्राई। चलो क्या करना, बस सिंपल गुना तो करना है सॉल्यूशन में, कोई भारी काम थोड़ी है। ईएमएफ का फार्मूला क्या? बीएलवी। तो बी दिया है 1.25 10 to the power -4, एल का वैल्यू कितना है? 2 का मीटर, कहा गया? जा हैविंग लेंथ में हमने लिख दिया टेस्ला, ओ माय गॉड, हैविंग लेंथ 2 मीटर एंड मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इज इतना, एंड फाइंड द ईएमएफ प्रोड्यूस इन द रॉड। सॉरी आपको तो डेटा ही मैंने नहीं दिया था पूरा। तो लेंथ की जगह 2 मीटर एंड स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 दूनी 8, 8 को अगर करेंगे तो 10 आएगा, 10 to the power -4, यानी 10 to the power -3 वोल्ट का ईएमएफ आ जाएगा। कोई दिक्कत? सॉल्व हो सकता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन। बीएलवी लगाना है सिंपली, अगर तीनों में से कोई दो पैरेलल देगा, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, तो अगर पैरेलल है तो ईएमएफ 0। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस एक डेरिवेशन है जो आपको ध्यान रखना है। क्या है बात? ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन रोटेटिंग रॉड। अगर कोई रॉड रोटेट कर रहा है तो उसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है ना। तो उसका जो फॉर्मूला है, ऐसे केसेस बहुत सारा हो सकता है, हम एक केस आपको करके बताते हैं, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई दूसरा केस नहीं पूछा जा सकता, आपसे दूसरा केस भी पूछा जा सकता है। तो आइडिया आप यहां से लेंगे, डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड खुद से अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम आपको आइडिया समझाते, सबसे मेन ऐसे तो यही है। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि यहाँ पे अपना क्रॉस 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 क्रॉस, मजा आ रहा है ना। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी, एंड इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, एक रॉड को ऐसे
यहां पे से फिक्स कर दिया। अभी क्या रॉड ऐसे मोशन कर रहा था, मतलब सिंपली क्या कट करना चाहिए, ईएमएफ आएगा। अभी ये ऐसे मोशन करके कट कर रहा था, इस बार मोशन नहीं कर रहा है, इसको हमने टॉप में से ऐसे फिक्स कर दिया और ऐसे ऐसे रोटेट कराने वाले हैं। तो रोटेट करने के केस में भी क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एंड उसके ईएमएफ प्रोड्यूस होने वाला रोटेटिंग रॉड का जो फॉर्मूला है वो हम लोग को डिराइव करना है। जो ये रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंड इस रॉड का जो लेंथ है वो हम एल मान लेते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में जैसे सबसे मेन फॉर्मूला यही है कि टॉप में फिक्स करें, लेकिन हो सकता है सेंटर पे फिक्स कर देगा या बीच में सेंटर और एंड के कहीं पे फिक्स कर देगा, तो आपको आइडिया अपना लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हमने यहां पे जो फॉर्मूला डिराइव करना, तो हमने सोचा कि फॉर्मूला जो था अभी ईएमएफ का वो क्या था, BLV, बट V अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। अगर कोई भी चीज रोटेट कर रहा है तो उसका जो V होता है वो ओमेगा इंटू आर होता है, मतलब रेडियस पे डिपेंड करेगा, यानी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। इसका डिस्टेंस जैसे जैसे नीचे आएंगे वो बढ़ेगा, यानी स्पीड भी बढ़ेगा, यानी वो वेरी कर रहा है। और अगर कभी भी कोई भी चीज वेरी करे तो हम लोग के दिमाग में आ जाता है इंटीग्रेशन, एंड इसीलिए थोड़ा सा इसका रिजल्ट भारी हो जाता है। बट कोई बात नहीं, हम लोग आराम से करते हैं धीरे धीरे। हमने क्या किया, मान लिया कि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है, छोटा सा एक एलिमेंट है, एंड इस छोटे से एलिमेंट का जो थिकनेस है दैट इज dx, और ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन से x नीचे। हमने क्या मान लिया कि देयर इज अ स्मॉल एलिमेंट dx एट अ लेंथ या एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द हिंज या x फ्रॉम द सपोर्ट, ऐसा जो भी लिख लेते हैं इस बात को थोड़ा सा। और फिर उसके लिए हम लोग इस छोटे से एलिमेंट के लिए ईएमएफ लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कहानी खत्म है। तो हमने इस बात को थोड़ा सा नोट कर देना है कि ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इस छोटे से पार्ट के लिए जो हमारा ईएमएफ होगा वो भी छोटा सा होगा, डी ईएमएफ, फॉर्मूला है BLV। तो B है, इस छोटे से लेंथ का हमने लिखा है कि हमने एक छोटा सा एलिमेंट माना है जिसका लेंथ क्या dx, तो लेंथ हो गया dx, एंड स्पीड क्या हो गया v बराबर ओमेगा आर। अभी हम लिख के दिए थे आपको, v बराबर क्या होता है ओमेगा इंटू आर। तो r मतलब इसका रेडियस यहां से कितना दूर है, x दूर है, यानी ओमेगा एंड मल्टीप्लाई बाई x, ओमेगा मल्टीप्लाई बाई x, यानी छोटा सा जो ईएमएफ आ रहा है यह आ रहा है b ओमेगा x dx, b ओमेगा x dx, एंड इंटीग्रेशन इस साइड तो इंटीग्रेशन इस साइड भी। जब x का वैल्यू कुछ भी नहीं था जीरो, तो ईएमएफ भी कुछ भी नहीं था जीरो। जब हमने पूरा रॉड ले लिया L, तो ईएमएफ भी आ गया पूरा का पूरा E। तो ईएमएफ का फॉर्मूला आ रहा है b ओमेगा x का इंटीग्रेशन क्या हो गया x स्क्वायर बाई 2, एंड ऐसे हमने लिमिट डाल दिया। सिर्फ अपर लिमिट लिखने की जरूरत है, लोअर लिमिट लिख के कोई फायदा नहीं होना। यानी ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आ गया, b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। ये हम लोगों को याद रखना है, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द रोटेटिंग रॉड। पहले आप इसको नोट कर लो थोड़ा सा, ठीक है। अगर हमसे क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि हमने सेंटर पे फिक्स कर दिया मान लीजिए, तो आप सेम प्रोसेस करेंगे। इंटीग्रेशन का लिमिट इसके ऊपर लिखेंगे -L/2 और नीचे लिखेंगे +L/2, यानी -L/2 से +L/2, एंड वैल्यू डालने के बाद जो आंसर आएगा वो आपको लेना होगा। अगर आपको बोल दे कि यहां बीच में फिक्स किए हैं तो ऊपर कितना है नीचे कितना है, आपको कैलकुलेट करना होगा। ऊपर के लिए आप लिमिट में लिखेंगे माइनस का वैल्यू, नीचे वाले के लिए प्लस का वैल्यू, बस इतना ही अंतर है। अब इससे ज्यादा वो पूछ भी नहीं सकता। आपको बहुत करेगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए डेटा दे देगा, हम भी दे सकते हैं और आपसे काम करवा सकते हैं। टाइम पास है, खाम खाम। क्लियर है आइडिया? ईएमएफ प्रोड्यूसिंग रोटेटिंग रॉड आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट पार्ट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यहाँ पे अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे कुछ बेनिफिट मिल सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना इज वेरी वेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट। चैनल को सब्सक्राइब करना ही आपको, ताकि आपको सारे वीडियो जो भी अपकमिंग वीडियो हैं उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो जुड़े रहिए अपने फेवरेट चैनल के साथ, होम एजुकेटर के साथ। थैंक यू।